हेलो दोस्तों, अजीत राज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 6 का एनसीईआरटी शुरू किया था। उसमें पहला अध्याय जब शुरू किया था तो उसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताए थे। तो पहला अध्याय जो हम लोग जब पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें हम लोग पहला जो टॉपिक पढ़े थे उसका नाम है कैसे पता लगाए। जो इतिहास है, इतिहास क्या होता है? इतिहास होता है बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो वही कह रहा है कि जो बीता हुआ घटना है, जो भी बीता हुआ काल है, उसको हम लोग कैसे पता लगाते हैं। कैसे हमको पता कि 100 साल पहले क्या हुआ था, 2000 साल पहले क्या हुआ था। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, और या किसी व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो 100 साल पहले या 50 साल पहले उनका जीवन रहा हो और उस घटना को उन्होंने याद रखा हो। तो ऐसे व्यक्ति से बात करके हम लोग इतिहास के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, जैसे कि पहले लोग क्या खाते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। और उस समय जो प्राचीन समय में है, उस समय में लोग जो है ना आखेटक हुआ करते थे। आखेटक का मतलब होता है कि शिकार करना। तो जो शिकार, आखेट का मतलब हुआ शिकार करना। तो वो शिकारी शिकार जो करता था उसको कहा जाता था आखेटक। तो आखेटक का जीवन कैसा था? उस समय पशुपालन में किसका इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद कृषक जो लोग थे वो क्या करते थे। शासक के बारे में हम लोगों को जान सकते हैं। व्यापारी के बारे में हम लोग जानते हैं। पुरोहित के बारे में, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार और वैज्ञानिक के जीवन के बारे में हम लोग हासिल कर सकते हैं कि क्या क्या उस समय जैसा वैज्ञानिक हुआ करते थे, जो जिस प्रकार के, क्या उसी तरह के हैं। तो वही जो है अध्ययन हम लोग जान सकते हैं अतीत के बारे में। उसके बाद हमने देखा था कि लोग लोग कहाँ रहते थे, लोग उस समय कहाँ रहते थे। तो हम लोग देखे थे कि पहला जो नर्मदा नदी के पास आरंभिक लोग रहा करते थे, जो लाखों वर्ष पहले की बात कहा जा रहा है। लाखों वर्ष पहले कहाँ रहा करते थे आरंभिक लोग? नर्मदा नदी के आसपास। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगा कि उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ी है, जो पाकिस्तान में अभी पड़ता है। उस पाकिस्तान में उस पहाड़ी के आसपास आपको 8,000 वर्ष पूर्व आपको गेहूं और जौ की खेती देखने को मिलती है। तो उसके बारे में पता लगा। उसके बाद हम लोग देखे थे कि पशुपालन जो किया गया, तो भेड़, बकरी, गाय, बैल, इस सब को पालतू बनाया गया उस सुलेमान और किरथर के पहाड़ी के आसपास। क्योंकि जब पशुपालन करना शुरू हुआ उसके बाद हम लोगों का क्या हुआ, कृषि स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि उत्तर पूर्व के गारों में और मध्य पूर्व के विंध्यन पहाड़ी में आपको यहाँ पर चावल का खेती देखने को मिलेगा, जो लगभग 7,000 ईसा बीसी 7,000 वर्ष पूर्व आपको देखने को मिलेगा। तो आपको गेहूं और जौ का खेती जो है वह 8,000 वर्ष पूर्व आपको देखने को मिलता है। वही आपको चावल का जो खेती है आपको 7,000 वर्ष पूर्व देखने को मिलता है, उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ी और मध्य पूर्व में विंध्यन की पहाड़ी के आसपास आपको। तो ये इतना हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। उसके बाद मैप में भी कुछ हम लोग देखे थे कि कहाँ कहाँ है। जैसे कि अभी हम जितने भी बात बोले हैं उस सब में मैप में कहाँ है, जैसे कि गारो की पहाड़ियाँ और ये आपको दिखा विंध्यन की पहाड़ियाँ। इस दो पहाड़ियों के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि चावल का खेती शुरू हुआ 7,000 वर्ष पूर्व। उसके बाद जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर गेहूँ और जौ की खेती देखने को मिलेगा। फिर सिंधु नदी के बारे में आपको याद रखना चाहिए कि सिंधु नदी जो है वह कहाँ पर है, उसका लोकेशन। जैसे कि यहाँ से सिंधु नदी ऐसे करके जा रही है और यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है। तो और इसका सहायक नदी जो है वह मेन, वो ये रावी है, चेनाब है, झेलम है, ब्यास है, सतलुज है। ये सभी आपको इसकी सहायक नदी हो गई इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर बीच में देखने को मिलेगा नर्मदा नदी। इस नदी को भी आपको माइंड में याद रखना है।
तो ये सब हम लोग देखे थे। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं तो क्या है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पता लगाए। तो अभी हम लोग देखे कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, कह रहा है कि उन सहायक नदियों के आसपास जो है 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे आरंभिक नगर फूले फले। मतलब इसका मतलब है कि आरंभिक जो नगर, मतलब बहुत लोग रहा करते थे जंगल में, लेकिन एक नगर का विकास उस समय देखने को मिलता है कि 4700 वर्ष पूर्व। तो नगर मतलब शहर की विकास आपको देखने को मिलता है एक प्रकार से। तो वही कह रहा है कि किस नदी के आसपास, तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास आपको 4700 वर्ष का आरंभिक नगर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है वह गंगा और इसकी सहायक नदी के किनारे आपको 2500 वर्ष फिर आपको नगरों का विकास देखने को मिलता है। तो 4700 वर्ष पूर्व पूछा जाएगा नगरों का विकास कहाँ हुआ था, तो सिंधु और उसकी सहायक नदी। और 2500 वर्ष पूछा जाएगा तो आपको गंगा और उसकी सहायक नदी। एक बार हम लोग मैप में गंगा नदी का भी देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, ये आपको देखने को मिल जाएगा गंगा नदी, जो ऐसे ऐसे करके बिहार से बांग्लादेश में जाती है और वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसी की एक सहायक नदी है, एक सहायक नदी है यमुना। देखिए जो जो जाकर आपको गंगा में मिल जाती है। तो सहायक नदी किसको कहा जाता है, जैसे कि कोई भी ऐसी नदी जो क्या है किसी दूसरे नदी में जाकर मिल जाती है, तो वह क्या है दूसरी नदी का सहायक नदी। जैसे कि गंगा नदी है, तो गंगा नदी में कौन मिलकर आकर मिल रही है, यमुना नदी। तो यमुना नदी जो है वह गंगा की सहायक नदी कहलाती है। ठीक है, तो सहायक नदी भी हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। मतलब अब कह रहा है कि गंगा की सहायक नदी सोन का पता लगाओ। जैसे कि देखिए ये गंगा नदी जा रही है और ये गंगा नदी के यहाँ से सोन, यहाँ से आपको सोन नदी देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, मिल रही है। यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, सोन नदी मिल रही है। तो यहाँ की बात कर रहा है। तो गंगा और इसकी सोन नदी के किनारे जो है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन में मगध क्षेत्र या वर्तमान में बिहार में नाम से जाना जाता था। कह रहा है कि आपको जो जिस सोन नदी के बारे में बताए हैं और गंगा नदी के, उस जहाँ पे मिलती है उसके आपको दक्षिण में, आपको उसके दक्षिण में एक उस समय का समय था, प्राचीन समय में एक जगह था जिसका नाम था मगध, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करता था। और अभी जो वो मगध क्षेत्र था, अभी जो अगर देखा जाए तो वो वर्तमान बिहार में पड़ता है। और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इसके शासक जो भी थे, जो भी वहाँ पे राजा हुआ करते थे, वो बहुत शक्तिशाली हुए। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना किया गया। जो वहाँ पे शासक कर रहे थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, उनके शासक अशोक हो गए, तो बहुत सारे शासक आए जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अफगानिस्तान तक उसको विस्तार किया गया। तो मगध जो था वो बहुत ही शक्तिशाली आपको एक साम्राज्य हुआ करता था, राज्य हुआ करता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। जो भी लोग हुआ करते थे उपमहाद्वीप के एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत और पहाड़, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी वे ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापार कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बों से दूसरे कस्बों जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकता वक्त वश की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को
इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। जो कहा जा रहा है यहाँ पर कि कोई भी उस समय के जो प्रारंभिक लोग हुआ करते थे, वह महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाया करते थे। क्यों जाया करते थे? तो वहाँ पर बहुत सारे पर्वत थे, पठार थे, रेगिस्तान थे, पहाड़ थे। इनके कारण इनमें जोखिम जो था ना वो बहुत ज़्यादा था, तो उसके कारण भी जाया करते थे एक जगह से दूसरे जगह, या कभी काम की तलाश में जाया करते थे, या कभी आपको आपदाओं के कारण जाया करते थे, या आपको बहुत सारे काफिले हुए थे, व्यापारी हुए थे, वो अपने मूल्यवान वस्तुओं को एक दूसरे से स्थान पर ले जाने के लिए जाते थे। धार्मिक गुरु जो थे वो अपने एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, सलाह देते थे, शिक्षा देते थे। उसके बाद बहुत सारे रीजन हुए, जैसे कि कोई लोगों के अभी हम लोगों का देखा जाए तो मानव की प्रकृति कैसी है, किसी भी किसी भी चीज़ों को जानने का उत्सुक होता है तुरंत, कि अभी हम लोग इसके बारे में जान ले। तो वही जो है ना उत्सुकता उसका जो उत्सुकता होती है लोगों का किसी भी चीज़ को, किसी नए चीज़ों को जानने में, वो आपको एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आपको हेल्प किया। तो वो आपको यहाँ से आपको वो यात्रा करने को देखने को मिल जाता है। अब कह रहा है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। प्रारंभिक समय में तो करते थे, लेकिन आज क्यों करते हैं। पहाड़िया, पर्वत, समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतें ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के कह रहा है कि पर्वत बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए, जैसे पहाड़ियाँ जितनी भी ऊंची थी, लेकिन वो किसी को रोक नहीं पाए। वो जितनी भी प्राकृतिक सीमाएं थी, बहुत सारी सीमाएं हैं। ऊपर में आप देखिएगा भारत के उत्तर में हो जाएगा, आपको इधर देखिएगा सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हो गया। इसके कारण कोई ऐसा नहीं है कि कोई रोक पाए उसको, कोई कठिनाई तो महसूस हुई, लेकिन वो अपने आप को फिर भी वो एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। पर्वत और पहाड़ियाँ की ऊंचाई जो है वह कभी भी इसको रोक नहीं पाया। इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपरा को समृद्ध किया। जैसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब लोग जाना शुरू किया, तो उसके बाद एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने लगा, और सांस्कृतिक परंपरा जो है वह धीरे धीरे क्या होने लगा, समृद्ध होने लगा, विकास करने लगा। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर के तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। कह रहा है कि जो पहले पत्थर का उपयोग हुआ करता था, आप उसके बाद तराशना शुरू हो गया, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह गया, वहाँ से आपको एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ मिलता था। तो वहाँ से क्या हुआ, पत्थर को अपना तराश रहा, संगीत अपना जो भी हो रहा उसके बारे में रोज रचना कुछ कर रहा है। फिर भोजन बनाने के अपना नए नए तरीके को तरीके वाले विचारों का आदान प्रदान कर रहा है। तो ऐसे करके आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने पर बहुत कुछ सीखने को मिलता था। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, देश का नाम। जैसे हमारा जो देश है उस हमारे देश का नाम कैसे पड़ा है। हमारा देश का नाम भारत है, तो कैसे पड़ा। तो अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हमारे देश का नाम क्या है, या तो इंडिया है या भारत है और इंडिया है। तो ये हमारे संवैधानिक दो नाम है, जो इंडिया भी है और भारत भी है। इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ है। इंडिया शब्द कहाँ से निकला हुआ है, इंडस से। इस संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। कह रहा है जो इंडस शब्द है, इस इंडस शब्द का अर्थ होता है सिंधु। इंडस शब्द का अर्थ क्या होता है, सिंधु। और हमारा जो इंडिया था वो आपको ईरान और यूनान से जब आता था ना, तो उसको सबसे पहले सिंधु नदी पड़ता था। जैसे कि देखो अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। कह रहा है कि जो ईरान और यूनान है, चलिए हम लोग मैप में देखते हैं। इधर आपको ये पाकिस्तान देखने को मिल रहा है,
यहाँ पर आप देखोगे तो अफगानिस्तान है, उसके बाद ईरान है, ठीक है। तो इधर से जो ईरान और यूनान के लोग जो भी आ रहे थे, तो उसको सबसे पहले सिंधु नदी पड़ रहा था, इसलिए सिंधु नदी को इंडस कहा जाता था। और इंडस का अर्थ होता था सिंधु नदी, तो सिंधु नदी था तो उसको इंडस कहा गया। और इस सिंधु नदी को जो पार करके इस साइड जो भी लोग रहा करते थे, उसको क्या कहा गया, इंडस कहा गया। और इंडस कहने से उसके बाद हमारा जो, एक मिनट, और ईरान और यूनान जो है वह जब आया करता था सिंधु नदी, तो उसको क्या कहा जाता था, इस साइड यहाँ आपको सिंधु नदी के आपको कहा जाए तो दक्षिण और पूरब साइड को इंदोस और हिंदोस कहा जाता था। और इस भूमि प्रदेश को इंडिया कह दिया, मतलब यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था, इंदोस और हिंदोस। लेकिन वहाँ पर भूमि जो भी प्रदेश था, जैसे कि सिंधु नदी के आपको दक्षिण पूरब में देखने को मिल जाएगा, उसको कह दिया गया इंडिया। उसके बाद इंडिया के बाद हो गया, उसके बाद हम लोग भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए क्या करता था। जैसे कि सिंधु नदी के आसपास जो आपको जो भी लोग रहा करता था ना, वहाँ पे लोगों के एक समूह को कहा जाता था भरत। क्या कहा जाता था, भरत। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। जो भी ये समूह की बात कर रहा है कि एक समूह को क्या कहा जाता था, किस दिशा में, उत्तर और पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम में आपको सिंधु नदी, जितने भी सहायक नदी है उधर हो गया। तो वहाँ उस साइड जो है ना, आपको एक लोगों के समूह को कहा जाता था भरत। और ये ऋग्वेद में आपको चर्चा मिला है। तो 35 जो ऋग्वेद आपको 3500 वर्ष पुरानी है। ऋग्वेद कितने वर्ष पुरानी है, 3500 वर्ष। और उसमें चर्चा हुआ है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, मतलब एक समूह से होते होते आपको एक देश के लिए पूरे इसका नाम शुरू हो गया। तब भारत से भारत जो है हमारा नाम, भारत हमारे देश का नाम पड़ा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तार पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। कह रहा है कि तार पत्रों से, इधर थोड़ा देखते हैं अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत के बारे में, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना या पढ़ना है। मतलब अतीत के बारे में हम अलग अलग तरीके से जान सकते हैं, लेकिन अतीत में जो भी पुस्तक लिखा गया होगा उसको ढूंढ कर अगर हम पढ़ लेते हैं तो शायद अतीत के बारे में और भी कुछ हम लोग जानते हैं। तो ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा गया। अंग्रेजी में इसे पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द मैन्युस्क्रिप्ट शब्द, जो लैटिन से लिया गया है। मेनू का अर्थ होता है हाथ, से निकला है। ये पांडुलिपि प्रायः तारपत्र, देखिए कि जो पांडुलिपि है वो पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या बोला गया है, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट में मेनू का अर्थ होता है हाथ। तो हाथ का है कि मतलब कि हाथ से जो लिखा हुआ है, तो उसी को कह दिया गया मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब पांडुलिपि का संज्ञा दे दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि पांडुलिपि जो है ना, वो आपको तारपत्र या हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़, ये आपको महत्वपूर्ण है, आपको क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। तो तार पत्रों पर और भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर आपको ऐसे लिखा हुआ करता था हाथ से। और जो भूर्ज नामक पेड़ पर लिखा होता था उसको कहा था भोजपत्र। क्या कहा जाता था, भोजपत्र। अब आप नीचे ये फिगर देख रहे होंगे, एक इमेज, इस जो है भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर एक लिखा हुआ भोजपत्र है, जो इतिहास के बारे में बताता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई है। ये जो पांडुलिपि है ये 1000 वर्ष पहले लिखी हुई है। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। कह रहा है कि जब तार के पत्तों को काटता है और उस पर लिखता है, और बहुत सारे पत्तों को ऐसे ही जब एक साथ रख कर बांध दिया जाता है, तो उसी को कहा जाता था आपको पांडुलिपि। उसके बाद कह रहा है कि भुर्ज के पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हैं।
यहाँ जो इमेज ये दिख रहा है आपको, ये आपको भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखा हुआ है। और ये हो गया आपके लिए पांडुलिपि। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इतने वर्षों में इतने से कई पांडुलिपि को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं का जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि के सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे। कहा जा रहा है कि जो पांडुलिपि जो बहुत सारे लिखे गए होंगे इतिहास में, लेकिन बहुत को कीड़ा खा लिया, कुछ अपने आप नष्ट हो जाए, क्योंकि उतना देर दिन संरक्षण नहीं हो सकता ना, तो ये उसको कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट हो गया। लेकिन ये आखिरकार मिलता कहाँ पर था? तो मंदिरों में और विहारों में ज़्यादातर मिलता है। ये जो पांडुलिपियाँ है वो कहाँ पर मिलता है? मंदिरों और विहारों में। विहार उसको कहा जाता है जहाँ पर ऋषि मुनि रहा करते थे एक समूह में, और उन समूहों को पहले प्राचीन समय में विहार कहा जाता था। कहा जाता है कि धार्मिक जो भी मान्यता है उस समय जैसा भी व्यवहार था, धार्मिक मान्यता हुआ, राजाओं का जीवन शैली कैसी होती थी, उसके बारे में, उसके बाद औषधि के बारे में, विज्ञान के बारे में, ये सभी के बारे में आपको उसमें चर्चा देखने को मिलती है। फिर बाद में ऐसा हुआ, महाकाव्य लिखा गया, कविताएं बहुत सारी लिखी गई, नाटक भी लिखे गए, तो इसके माध्यम से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। अब कहा जा रहा है कि इतना ये सब जो लिखा गया था वो किस भाषा में लिखी जाती थी? तो ये कहा जा रहा है कि संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा में ज़्यादातर कौन जानते थे संस्कृत भाषा उस समय में? तो पुरोहित लोग जो है वो अपना, पुरोहित लोग या अपर कास्ट जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं, तो पुरोहित लोग जो है ना, आपको संस्कृत भाषा का यूज किया करता था। जैसे कि राजा महाराजा कह दीजिए, पुरोहित कह दीजिए, मतलब उस समय जो महान कहलाते थे। लेकिन जो आम लोग हैं उस समय के, वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे। लेकिन जो ये संस्कृत भाषा में जो हमारा जो पांडुलिपि है वो संस्कृत भाषा में भी देखने को मिलता है, और तमिल भाषा और प्राकृत भाषा में भी देखने को मिलता है। क्योंकि आम लोग जो पढ़ेगा तो वो आपको प्राकृत भाषा में पढ़ेगा, इसलिए आपको ज़्यादातर प्राकृत भाषा में और तमिल भाषा में देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अभिलेख के बारे में। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक और अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित स्त्री पुरुषों ने भी अपनी कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। कह रहा है कि अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख जो है आपको एक कठोर सतह पर, कठोर जैसे कि पत्थर हो गया, आपको जैसे कठोर पत्थर पर आपको उसको क्या किया जाता है? उत्कीर्ण, उस पर लिखा नहीं जाता था, उस पर क्या है? छपवाया जाता है। जैसे कि आज भी आपको बहुत सारे ऐसे पुल देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे जो किसी राजाओं के द्वारा बनवाया गया होगा, और उन राजाओं के द्वारा उस पर नाम होगा, कितने ईस्वी में बना है वो सब लिखा होगा। तो वो उत्कीर्ण, उसी तरह के उत्कीर्ण कराए जाते थे कठोर सतह पर, उसी को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। उसमें उस समय जो राजा लोग, शासक लोग जो हुआ करते थे, उन्होंने ऐसे अभिलेख लिखवाया करते थे। क्यों करवाते थे? क्योंकि उनके बारे में पढ़ सके, उनके बारे में जान सके, इसलिए उन्होंने क्या है, राजा हो या रानी हो, आपको ऐसे ही उत्कीर्ण करवाया करते थे। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। कहता है कि शासक लोग जो भी अपना लड़ाइयाँ लड़ते थे, उनके विजयों के बारे में जो भी जानकारी आपको वहाँ पर लेखा जोखा क्या मतलब है कि वो आपको वहाँ पर जानकारी रखते थे, जिससे आप पढ़ सके या और भी कोई पढ़ सके या उनके नज़र में भी रह सके। तो ऐसे ही आपको जानकारी मिलती है आज। और इतिहास का जानकारी इस अभिलेखों के माध्यम से भी आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग 2250 वर्ष
पुराना। यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान में, अभी के जो अफगानिस्तान है वहाँ पर एक कांधार जगह है, उस कांधार जगह पे आपको 2250 वर्ष पुराना, मतलब जो भी मिला हुआ है वो 2250 वर्ष पुराना जो है अभिलेख है। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा। और यह अभिलेख जो है अशोक नामक शासक के द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए थे। तो अशोक नामक शासक, अभी हम लोग कुछ देर पहले बताए थे कि मगध जो है एक बिहार में, अभी वर्तमान बिहार के क्षेत्र में पड़ता है। वो मगध क्षेत्र जो है ना बहुत शक्तिशाली था। उसी का एक शासक था अशोक, और उस शासक ने आपको यह अभिलेख लिखवाया था, उन्हीं के शासनकाल का है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। अध्याय 7 में इस शासक के बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे और विस्तार पूर्वक। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जब भी, जैसे कि कोई भी भाषा, अभी हम लोग हिंदी भाषा लिखते हैं, पढ़ते हैं, या इंग्लिश पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, तो उनका एक लिपि होता है। वो लिपि उनका भी होता रहा होगा। तो कह रहा है कि जो लिपि का प्रयोग करते थे, तो लिपियाँ अक्षरों और संकेतों से बनी होती है। लिपियाँ जो है वह क्या है, अक्षरों और संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, एक भाषा का प्रयोग करता है, और उसी भाषा को जिस अक्षरों या संकेतों से लिखा जाए उसी को लिपि कहा जाता है। मतलब हम लोग जो भाषा बोलते हैं, हिंदी हो अंग्रेजी हो, उनको जिन अक्षरों या संकेतों से लिखा जाता है उन्हीं को लिपि कहा जाता है। और उस समय जो लिखा जाता था प्राकृत भाषा या संस्कृत भाषा या तमिल भाषा में, उनका भी कुछ लिपि होगा। तो कह रहा है जो ये अभिलेख लिखा हुआ है, ये जो अभिलेख लिखा हुआ है अशोक के द्वारा, वो अभिलेख जो है आपको एक यूनानी और अरामेइक दो लिपियों के द्वारा लिखा गया है। मतलब इन दो लिपियों के माध्यम से आपको इन अभिलेखों को लिखा गया है। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लिखिएगा कि आप इस कठोर सतह पर जो लिखवाते थे, तो वो लिखवाने के लाभ क्या है और उसमें कठिनाइयाँ क्या क्या, दिक्कतें क्या क्या हुई होगी। तो ये सब के बारे में आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। और पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन, खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातुओं की बनी होती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर एक शब्द आया है पुरातत्वविद। कौन सा शब्द आया है? पुरातत्वविद। यहाँ पर आपको एक शब्द देखने को मिलेगा पुरातत्वविद। देखिए पुरातत्वविद क्या होता है। पुरातत्वविद जैसे कि एक अभिलेख हुआ और एक आपको पांडुलिपि हुआ, तो ये पांडुलिपि के माध्यम से, अभिलेख के माध्यम से आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन इतिहास के बारे में जानकारी हम ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि कोई बिल्डिंग बना हो, ठीक है, उस समय की इमारतें हो, या कोई भी अवशेष हो, जैसे कि चित्र हो, कोई भी ये कोई मूर्तियाँ हो। उसके बाद हम लोग देखने को मिल जाएगा कोई औजार उस समय क्या क्या यूज होता था, हथियार किस प्रकार का यूज होता था, बर्तन कौन कौन सा यूज होता था, कैसा यूज होता था, आभूषण, सिक्का, ये सब की जो छानबीन किया करता था, इस सब को जो खोजता था, खुदाई करके लाता था, उसी व्यक्ति को, उसी लोगों को क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद कहा जाता है। और जो ये बर्तन, आभूषण, जो सिक्के, जो औजार ये मिलते हैं उनको पुरातत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरातत्व। तो ये इतिहासकार जो होते हैं इस पुरातत्व और अभिलेख और पांडुलिपि, ये तीनों के माध्यम से तीनों को अध्ययन करते हैं, और उसी अध्ययन को इतिहास के बारे में जानकर इतिहास
अध्ययन करके आपको इतिहास बनता है, तो इतिहास चैप्टर बनता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर 4-5 शब्द की जानकारी मिली है। एक पांडुलिपि हो गया, एक आपको मिल जाएगा अभिलेख हो गया, एक पुरातत्वविद हुआ, एक पुरातत्व हुआ, और एक आपको इतिहासकार। इतिहासकार सभी से आपको पुरातत्व से और अभिलेख से और पांडुलिपि तीनों का अध्ययन करता है, तब उसके जाकर क्या है, इतिहास का जानकारी मिलता है हमको। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। मतलब जो अभी हम लोग जिस प्रकार के जानवर खाते थे, चाहे जो भी अभी हम लोग खाते हैं, उसी प्रकार के खाते थे कि या अलग खाते थे। अगर उस समय के जानवरों का या चिड़िया का या मछलियों का हड्डी मिल जाए, तो उस समय के बारे में पता चल जाएगा कि किस प्रकार के लोग खाना खाते थे, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। मतलब जो भी अन्न के दाने हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं, वो जल जाते हैं तो वो जला हुआ जो अवशेष होता है, जैसे राख होता है, वो आपको बचा रह जाता है। उससे भी क्या होता है, हम लोगों को जानकारी मिल सकती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। आपको इसके बारे में विचार करना है कि जो भी पुरातत्वविद होते थे, क्या उनको बहुत अलग अलग प्रकार के जो भी है कपड़े का अवशेष मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो उनके बारे में आपको सोचना है और उसके बारे में आपको अपने नोटबुक में लिखना है। उसके बाद पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व, अभी अभी हमने बताया था, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। करा कि इतिहासकार जो है, अगर इतिहास को जानना है तो इतिहासकार को स्रोत चाहिए। और स्रोत कौन कौन सा है, आपको पांडुलिपि हो गया, अभिलेख हो गया, पुरातत्व हो गया, ठीक है। उन्हें ही इतिहासकार उन्हें ही कहते हैं। तो कह रहा है कि जो इतिहासकार कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। मतलब जो भी ये आपको स्रोत मिला है, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, और इनका अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उन्हीं व्यक्ति को क्या कहा जाता है, इतिहासकार कहा जाता है। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। मतलब जो भी स्रोत मिलता है, तो अब उसके बाद जो स्रोत कोई भी चीज़ मिलता है, तो अतीत के बारे में क्या हो जाता है, हमको बहुत ही मन क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। कोई भी चीज़ जानने का उत्सुक होता है कि किस समय का कोई स्थान है या किस समय का ये वस्तु है, चाहे आभूषण हो, चाहे आपको हथियार हो, तो इस तरह के। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। मतलब पुरातत्वविद और इतिहासकार के जासूसों की तरह, जासूस का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि खोजबीन सब कुछ करके इतना कुछ करेंगे, उसके बाद हम लोग अतीत को जानने का प्रयास कर पाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अतीत एक है या अनेक। अतीत कह रहा है कि एक है या अनेक, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत का पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इन तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इन अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशु पालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकार के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल का संग्रह करके द्वारा प्राप्त करते हैं, मतलब भोजन प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले
लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। कह रहा है कि अतीत एक है या दो, इस शीर्षक से क्या आप समझते हैं? तो इससे कहना चाह रहा है कि जिस समय आज के समय में हमारा जो भारत देश में हमारा कहीं जो है, कहीं पे शहर में लोग क्या करता है कि खाद्य आपूर्ति वाले वस्तुओं पर डिपेंडेंट है, कि जो अन्य व्यक्ति के द्वारा मतलब आपको उसको आपूर्ति किया जाता है। तो उस और कुछ जगह पे क्या है, अंडमान निकोबार जैसे द्वीप पे क्या है, आज भी लोग मछलियां पकड़ते हैं, शिकार करते हैं और फल फूल का संग्रह करके आपको भोजन प्राप्त करते हैं। क्यों? आप आरंभिक लोग जो है वह इसी प्रकार का भोजन, इसी तरह से भोजन आपको प्राप्त कर पाते थे। तो वही कहना चाह रहा है कि जिस तरह आज विभिन्नताएं देखने को मिलती, इतिहास एक नहीं है, अनेक है। आज का पर अगर हम आज इस जो वर्तमान समय चल रहा है, अगर ये इतिहास बनेगा तो क्या हम एक पे बना पाएंगे? नहीं, एक नहीं होगा, अलग अलग तरीके से होगा। उसी प्रकार पीछे जो हुआ है प्रारंभिक समय में भी जो हो रहा है, उस समय राजा रानी का तो अलग है एक जीवन, व्यापारी का अलग है, सबका अपना अपना अलग जीवन है। उस समय कुछ आपको बहुत सारे जो धनी लोग रहे होंगे, उस समय भी क्या है अमीर लोग रहे होंगे, तो ये और गरीब लोग भी रहे होंगे। तो वो बताता है कि अतीत एक कभी नहीं है, अतीत एक नहीं हो सकता, अनेक है। हर एक दृष्टिकोण से क्या है देखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी गई जाने वाले लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी के प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। पुरातत्व के सहायता से हमें उन जीवनों को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। कहा जा रहा है कि प्राचीन समय में, चाहे इतिहास के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके शासक के बारे में इसलिए जान पाते हैं कि वो लेखा जोखा अपना रखते थे। जैसे कि अभिलेख लिखवा कर, आपको पांडुलिपि लिखवा कर, ऐसे वो अपने बारे में आज भी क्या है अपने बारे में लेखा जोखा रखते थे। इसीलिए उनको पढ़कर हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो आम लोग हुआ करते थे उस समय में, शिकारी हो गए, मछुआरे हो गए, संग्राहक हो गए, कृषि हो गए, तो ये जो कृषक हो गए, तो ये लोग जो है इनकी ये अपना लेखा जोखा काम का नहीं रखते थे। इसीलिए इनके बारे में जानना बहुत ही हम लोग अभी जान नहीं पाए, क्योंकि भरे ही पुरातत्व के माध्यम से कि किस प्रकार के वो सामान का यूज करते थे, हथियार का यूज करते थे, किस प्रकार का वो आभूषण पहनते थे। तो ये जब पुरातत्व थोड़ा मिल जाता है तो उसके माध्यम से थोड़ा मोड़ा हम आम लोगों के बारे में जानकारी हम लोगों को मिल जाता है। लेकिन अभी भी उनके बारे में जानना बहुत कुछ शेष है। तो वही कह रहा है कि इस शीर्षक का नाम है अतीत एक और अनेक। अतीत एक नहीं हो सकता, ठीक है, अनेक होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करके चैप्टर 2 में हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अगली वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।